अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और आज हम बात कर रहे हैं एमफिल का। एक टॉपिक है लिसानी तश्कीलात। ये बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के एमए के सिलेबस में है और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के बीएस के सिलेबस में मौजूद है। तो लिसानी तश्कीलात एक तहरीक का नाम है, एक रुझान का नाम है, जिसके मुताबिक 60 की दहाई में बाज़ शोरा की जानिब से एक ऐसा जारहाना रवैया अपनाया गया जिसने माजी के लिसानी ढांचे पर सवालात उठाए और नई लफ्ज़ियात की तश्कील पर ज़ोर दिया। इस तहरीक का आगाज़ इफ्तिखार जालिब की तरफ से हुआ, जिनका ख्याल ये था कि इंसानी मसाइल और इंसानी बयान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी नहीं है, जिसकी वजह से शायरी इबहम का शिकार होती है। उनका ख्याल था कि माजी की तरह उनकी सारी रिवायात भी दम तोड़ चुकी हैं, लिहाजा अब पुराने लिसानी ढांचों से काम नहीं लिया जा सकता, बल्कि नई लफ्ज़ियात और बयान के नए सांचों की ज़रूरत है। डॉक्टर सादत सईद इफ्तिखार जालिब के इस नज़रिए के हवाले से उनकी नज़म पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि उनकी नज़में नए अहद के इंसानी मसाइल की पेचीदगियों को बड़े मौसर तरीके से बेनकाब करती हैं। हाल के लम्हों की अज़ियत कर्ब में बटे हुए इंसान की शख्सियत के कवायफ उनके यहाँ मिलते हैं। इफ्तिखार जालिब के यहाँ माजी और इससे मुतालिक रिवायात अपना मफहूम खो बैठी हैं। उनकी बनाई हुई ज़बान सहाफ़त की बयानिया ज़बान और रिवायती क्लासिकी और रोमानवी ज़बानों से मुख्तलिफ है। काजी जावेद उनके तनकीदी नज़रियात में उन अदब की लिसानी बुनियादों की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जालिब के नज़दीक अदब और शायरी ज़बान साजी के अमल से मारज़ वजूद में आती है। इफ्तिखार जालिब की नाज़्म साहिबां पर नज़र दौड़ाते हुए लिखते हैं कि मैं ख़िज़ां में गिरफ़्तार हूँ, देख खाबीदा मौजों ख़रीदार रूहूँ, उमटते सिमटते ज़मानों से अर्ज़ो समा की स्याही का दामन निचोड़ा है। लिसानी तश्कीलात के हवाले से एक और मोतबर नाम अनीस नागी का है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी शायरी के ज़रिए बल्कि अपनी तनकीद के ज़रिए भी लिसानी तश्कीलात की वजाहत और अहमियत पर ज़ोर दिया। इफ्तिखार जालिब की तरह अनीस नागी भी इस चीज़ के कायल थे कि नई शायरी की तख्लीक, नए मौज़ूआत और नए शेरी तजर्बात के इजहार के लिए ज़बान के कदीम और रिवायती ढांचों को तोड़कर एक नई ज़बान तश्कील दी जाए, इसलिए कि रिवायती शायरी ज़बान की कसरत इस्तेमाल से इतनी पामाल हो चुकी है कि अब वो अजीम मौज़ूआत को बयान करने की ताकत खो चुकी है। अनीस नागी ने अपनी किताब शेरी लिसानियात में लिसानी तश्कीलात के हवाले से तफसील से गुफ्तगू की है। अनीस नागी की कोशिशों से तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर जो बराह रास्त तर्ज़ इजहार रिवाज पाया गया, वो माइल बाज़वाल होने लगा। तमसालकारी, अलामत साजी और अलामतों के इस्तेमाल का रुझान फ़रोग़ पाने लगा। इस सूरत हाल का मजमूई फ़ायदा उर्दू गज़ल को ये हुआ कि इसकी रमज़ियत, इमायत और इशारियत को तक़वियत मिली, जो कि गज़ल की दाखिली और ख़ारजी जहात को मज़ीद निखारने और चमकाने का सबब बनी। मेरा मुक़द्दर अजीब है। नज़्म अनीस नागी लिखते हैं, मैं तवील रातों का दिया हूँ जो एक लगन से ज़मीर मुजरिम के ख्वाब में कप कपाता रहा हूँ, इसे मिलेगी निजात मुझे पता नहीं, मैं तेरगी का तज़ाद हूँ और ज़मीर मुजरिम का ख्वाब हूँ। ज़फ़र इक़बाल का शेरी मजमुआ गुल आफ्ताब लिसानी तश्कीलात के हवाले से काबिल ज़िक्र है। इस मजमुआ में शायर ने शऊर और इदराक की सतह पर शेरी लिसानियात और ज़बान के राइज अल्फाज और असलूब में तसर्रुफ़ किया है। इस तसर्रुफ़ को ज़फ़र इक़बाल ने बाकायदा तौर पर नज़रियाती असास भी फराहम की। उनका नुक्ता नज़र इस हवाले से यूँ सामने आया, जिन चश्मों से उर्दू ज़बान ने इब्तिदा में तवानाई हासिल की, वो एक मुद्दत तक उस पर रोक दिए गए थे, मैंने उन्हें फिर से रवां कर दिया। कुछ कलियों का हया क्या है, कुछ वज़ा किए हैं। गुल आफ्ताब इजाफ़त के राइज तरीके, मसादिर की बनावट के मरसूम पैमाने और बाज़ लिसानी असूलों से इनाराफ़ की वाज़ेह सूरतें इस बात की गमाज़ी करती हैं कि शायर पूरे शऊर और इदराक के साथ लिसानी तश्कीलात के अमल को आगे बढ़ा रहा है। गुल आफ्ताब लिसानियत की इस्लाह में एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे पोस्ट मैंसिव कहा जाता है। इसमें दरअसल दो मुख्तलिफ लफ्ज़ आपस में मिलकर मुरक्कब बनने के बजाय एक दूसरे में मदगम होकर एक नया लफ्ज़ बना लेते हैं। इदगाम के इस अमल में ज़फ़र इक़बाल
نے استفادہ کیا اور اردو میں لفظ سازی کی صحیح کی۔ ادغام کا یہ عمل عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں کے حوالے سے بھی نامعروف نہیں۔ ظفر اقبال نے اپنے لسانی تجربات کے لیے جو تخلیقی مساعی کی، ان میں یہی قابل ذکر کوشش فق حفاظت ہے۔ الف کی حرف اضافت کے طور پر استعمال کرنا کسی لسانی اصول سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ظفر اقبال کے ہاں یہ رویہ بھی نظر آتا ہے۔ مثلاً سیدھے سیدھے شعر کہتے سب خوش آتے ظفر، کیا کیا جائے کہ اپنی عقل میں افطور تھا۔ یہاں پر فطور کی بجائے انہوں نے افطور کا لفظ استعمال کیا۔ الغرض لسانی تشکیلات کی تحریک نے غزل کی پرانی لغت میں نئے الفاظ کی شمولیت کی وجہ سے غزل کی زبان کو وسعت دی۔ امیجز، پیکر تراشی اور تمثال کاری نے پرانے استعاراتی نظام کو یکسر بدل دیا۔ چنانچہ بعض شعراء کے یہاں اس نقطہ نظر کو شعوری طور پر اپنانے کا رویہ بھی سامنے آیا، اور کچھ کے یہاں لسانی تشکیلات کی ایسی صورتیں بھی پیدا ہوئی جو ناقابل قبول حد تک نامانوس نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو افتخار جالب نے ابتدا میں ایک کتاب لکھی تھی، اس میں 25 مقالہ جات شامل کیے گئے تھے۔ اس کے دیباچہ میں جو مقالہ جات لکھے گئے ان میں سید عبداللہ گوہر نوشاہی، تبسم کاشمیری، احمد ندیم قاسمی، فتح محمد ملک، انیس ناگی، جیلانی کامران، افتخار جالب کے خود اپنے مقالات بھی شامل تھے، اور یہ ایک کتاب تھی نئی شاعری کے نام سے تشکیل پائی تھی۔ تو یہاں سے بنیادی طور پر جو ہے وہ لسانی تشکیلات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو لسانی تشکیلات جو ہے وہ پرانے سانچوں کو توڑ کر نئے لفظوں کی بناوٹ کا ایک ایسا رجحان تھا جو 1960 کے بعد منظر عام پر آیا، اور اس نے کافی حد تک ادب کو متاثر کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔